हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब बच्चों। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की डेफिनेशन यही होती है कि वो अपने लिए जो भी टारगेट सेट करते हैं, वो कितनी भी मुश्किलें आएँ, परेशानी आएँ, रुकावटें आएँ, उस टारगेट को कभी छोड़ते नहीं हैं। अगर वो टारगेट किसी एक रास्ते से नहीं हो रहा है तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे, दूसरी ट्रिक अप्लाई करेंगे, लेकिन वो टारगेट उनके मन से कभी जाता नहीं है जब तक कि वो उस चीज़ को अचीव ना कर ले। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की एक डेफिनेशन होती है। तुम सब जिस एज में हो, ये बहुत ही परफेक्ट एज है इस फिलॉसफी को डेवलप करने के लिए खुद के अंदर। क्या फिलॉसफी? तो फिलॉसफी ये है कि जो भी चीज़ हमने सेट की है, एक टारगेट खुद के लिए कि आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मैं अपने आप को इस कंडीशन में, इस जगह पे देखना चाहती हूँ। तो वो चीज़ अपने जहन में हमेशा होनी चाहिए कि यार मैंने अपने लिए ये सोचा है, ठीक है, अपने लिए ये सोचा है और उस चीज़ पर मेहनत करनी है। कितनी मेहनत करनी है, कोई लिमिट नहीं है। जितनी तुम कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, एकदम एक कर दो। लेकिन अगर कुछ डिसाइड किया है तो उससे कभी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो तुम लोगों को मेरा यही एक एडवाइस है कि जो भी टारगेट सबने सेट किया है उसके लिए एकदम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से जुट जाओ। अभी से शुरू कर दो। अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, बहुत समय है, ईमानदारी से अभी भी करेंगे तो ठीक है। शायद थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा लेकिन हम उसको कर ज़रूर पाएंगे। ऐसा हम अपने अंदर ये विश्वास, ये बिलीफ ले करके अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, कोई भी टारगेट हो, हम उसको अचीव करने से कभी भी चूकेंगे नहीं। ये इतना तुमको अच्छे से पता होना चाहिए और इस बात को मान के ही तुमको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग भी अपने इस क्लास को ये मान के आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग इस क्लास को जो कर रहे हैं और जो हम लोग शुरू किए हैं वो हमको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसी जगह लेकर के जाएगा जो हमको हमारे टारगेट तक पहुंचाने में ज़रूर हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ ऑफ गैसेस। हिंदी में कहते हैं इसको गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं। स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्माएं। इसके पहले वाली क्लास की बात किया जाए तो हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था। गैसों के अणुओं के मुक्त कोटि की संख्या, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसका कनेक्शन गैस के मॉलिक्यूल के एनर्जी से होता है। तुमको बताया था मैंने कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैसे इक्वल डिवाइड होती है। इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग ये सारी अच्छे से बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो हमको पढ़ना होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। गैसों की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ को, स्पेसिफिक हीट को एक ही बात है, या गैसों की विशेष ऊष्माएं। अभी हम लोग गैसों की 2 विशिष्ट ऊष्माएं पढ़ेंगे। विल स्टडी 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ ऑफ गैसेस। एक होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होगा बच्चों स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब स्थिर दाब पर गैस की विशेष ऊष्मा। हिंदी वाले बेचारे घबरा रहते हैं कि सर इंग्लिश लगातार बोलते रहते हैं, तो है ना, बोलते रहो कि स्थिर दाब पर गैस की विशेष ऊष्मा और स्थिर आयतन पर गैस की विशेष ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हम लोग को दोनों आज पढ़ना है। इनमें रिलेशन पढ़ेंगे, मेयर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे और CP/CV में क्या कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है वो भी हम लोग आज ही कंप्लीट करेंगे ताकि बेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। वी स्टार्ट विथ स्पेसिफिक हीट at constant
प्रेशर, ठीक है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, या सिर्फ स्पेसिफिक हीट भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो या सिर्फ स्पेसिफिक हीट, इट्स ओके। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर गैस के विशेष ऊष्मा। तो इसको पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट ये एक वेसल है, वेसल मतलब कंटेनर, बर्तन, जो मानना चाहे मानो, ठीक है। ये एक वेसल है, इस वेसल में एक आइडियल गैस हमने भर रखी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और तुमको आज मैं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे हम लोग बहुत प्रोसेस पढ़े हैं कि भाई आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम लोग जैसे कोई पूछे कि भाई ठीक है आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, एवरीवन नोज दैट। लेकिन ये हम करते कैसे हैं, हम ये प्रेशर को कांस्टेंट कैसे कराएंगे, हाउ वी कंडक्ट एन आइसोबारिक प्रोसेस, एक आइसोबारिक प्रोसेस को प्रैक्टिकल में हम कैसे करेंगे, इन सब का भी जवाब तुमको यहाँ पर आज मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो सपोज दैट ये एक वेसल है जिसमें एक आइडियल गैस भरी हुई है और ये है इसका पिस्टन, ठीक है, ये है पिस्टन। सपोज दैट ये जो गैस इसके अंदर भरी है, मैं इसकी अमाउंट को चलो 1 मोल एज्यूम करता हूँ, ठीक है। मैं मान लिया कि इसके अंदर जो आइडियल गैस भरी हुई है वो उसकी वैल्यू इज़ 1 मोल, ठीक है। और हमें इसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज़ करना है, इसके टेम्परेचर में 1 केल्विन की बढ़ोतरी करनी है, इंक्रीमेंट करना है बाई 1 केल्विन, ठीक है, राइज़ करना है, बढ़ाना है। तो भाई उसके लिए क्या करेंगे, हीट देंगे उसको, ठीक है। हमने इसको हीट दिया, सपोज दैट डेल्टा क्यू। भाई टेम्परेचर बढ़ाना तो कैसे बढ़ेगा, अपने आप तो बढ़ेगा नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसको गैस को हीट सप्लाई करनी हो, हमने हीट सप्लाई कर दिया डेल्टा क्यू। याद रखना हमें करना क्या है, इसके अंदर 1 मोल गैस भरी है जिसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का हमको राइज लाना है, इंक्रीमेंट लाना है, बढ़ोतरी करनी है, ठीक है। डेल्टा टी है, समझ ले, डेल्टा टी मतलब क्या, चेंज, ठीक है, चेंज करना है, 1 केल्विन बढ़ाना है, ठीक है। तो हमने उसको डेल्टा क्यू हीट दिया, ठीक है, किलो बाई हीट लो और अपना टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाओ। लेकिन ये काम हम लोग करेंगे, डेल्टा क्यू हीट देंगे और 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज भी करेंगे, लेकिन एक शर्त के साथ, एक कंडीशन को फॉलो करते हुए, एक बात का ध्यान रखते हुए। कौन सी बात का ध्यान रखते हुए सर, किस कंडीशन को फॉलो करना होगा? कंडीशन ये है, बात ये है कि हम ये काम करेंगे और इस काम को करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रेशर गैस का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर गैस का कांस्टेंट कैसे होगा बताऊंगा अभी, लेकिन पहले समझ लो होना क्या चाहिए। तो किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हमें 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करना है, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इस बात को ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमने उसको कुछ हीट दिया और 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ गया। हाँ, उसका प्रेशर कांस्टेंट रहा। तो गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, किसी गैस के प्रेशर को, दाब को कांस्टेंट रखते हुए उसके 1 मोल को हम इतनी हीट दें कि उसका टेम्परेचर में 1 केल्विन का राइज हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। तो उसी दी गई हीट को हम बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रख करके उसके 1 मोल के टेम्परेचर में 1 केल्विन की बढ़ोतरी करनी हो, सिर्फ 1 केल्विन की,
तो जो भी अमाउंट भाई कुछ, और ऐसा करने के लिए कुछ ना कुछ हीट तो देना पड़ेगा, अपने आप तो होगा नहीं, कैसे भाई केल्विन टेम्परेचर बढ़ेगा 1 केल्विन। तो ये काम करने के लिए हमको जो भी हीट इस गैस को देनी होगी वही कहलाता है हीट का, गैस का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समटाइम इसको मोलर हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए इस प्रोसेस में। जो तुम हीट दे रहे हो, टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर रहा है, 1 मोल है, ठीक है, वे है, बट इस बात का ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना कि भाई इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में गैस के प्रेशर में कोई बढ़ोतरी ना हो, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। तो ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का डेफिनेशन, जिसको हम लोग CP से डिनोट भी करते हैं, ठीक है। तो जो भी हीट हम देंगे वही कहलाएगा उसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। किसी गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रख करके उसके 1 मोल के टेम्परेचर में 1 केल्विन का राइज करना हो, तो जो भी हीट हम गैस को देते हैं वही हीट एनर्जी कहलाती है उस गैस का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन ज़रा ये मुझको बताइए कि ये प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, मगर ये हम करेंगे कैसे? तो होता क्या है, प्रेशर कांस्टेंट हम कैसे एश्योर करेंगे अपने आप को कि भाई इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, ये हम कैसे सुनिश्चित करेंगे? हाउ विल वी एश्योर कि हम जो दे रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ये हम कैसे एश्योर करेंगे? ठीक है, देखो कैसे एश्योर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिस्टन है, हाँ सर पिस्टन है, ऊपर मान लो एटमॉस्फेयर है, तो ऊपर प्रेशर कितना होगा 1 atm, ठीक है। और मान लो नीचे भी गैस का प्रेशर है और वो 1 atm ही है। जब दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होगा तभी ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर नीचे से प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा पता है, ये ऊपर भाग जाएगा, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा होगा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो दोनों तरफ अगर प्रेशर इक्वल होगा तभी ये स्टेबल रहेगा। जिधर से प्रेशर ज़्यादा होगा वो फोर्स लगाएगा, अगर नीचे अधिक प्रेशर होगा भागेगा ये पिस्टन ऊपर की तरफ। अगर ऊपर प्रेशर अधिक होगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। ये पिस्टन मान लो अभी इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर बराबर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि तभी ऊपर से फोर्स नीचे से फोर्स बराबर रहेगा और वो रेस्ट में रह पाएगा, ठीक है। तो ये पिस्टन की अभी हालात है। अब हमने क्या कि हीट दिया, हीट दोगे तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स की, ये वेसल तुमको सब समझा चुका हूँ फसलों में। जब हीट देते हो तो पहले ये बर्तन की दीवारें गर्म होती हैं, अब ये मॉलिक्यूल उन गर्म दीवारों से टक्कर करते हैं तो ये भी गर्म हो जाते हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। और ये इस पिस्टन को हिट करना शुरू कर देते हैं मोर फ्रिक्वेंटली। अगर ज़्यादा हीट करेंगे इस पिस्टन को, एनर्जी बढ़ चुकी है उनकी, तुम हीट दे रहे हो, एनर्जी बढ़ चुकी है। ये पहले एक बार में अगर 100 बार कोलिजन कर रहे थे तो मान लो अब एक बार में 1000 कोलिजन कर रहे हैं, तो 1000 कोलिजन करेंगे भाई, नीचे से प्रेशर बढ़ गया, नीचे से प्रेशर तुम्हारा बढ़ गया। फॉर एग्जांपल इट बिकम्स 1.2 atm, 1.2 atm हो गया। लेकिन तुमने कहा कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, अगर 1 atm था तो 1 atm अभी भी होना चाहिए, 1.2 तो गड़बड़ा जाएगा फिर, क्योंकि तुम जो हीट दे रहे हो वो प्रेशर कांस्टेंट पे होना चाहिए। तो जैसे ही ये प्रेशर, और वैसे भी देख रहे हो ये 1.2 है, ऊपर 1 है, क्या ये स्टेबल रहेगा? नीचे प्रेशर ज़्यादा हो चुका है, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो ये जो पिस्टन पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे से ऊपर। देखो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से फोर्स लगता है, तो इधर प्रेशर ज़्यादा है तो ये पिस्टन को कहाँ धक्का मारेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा कर के जैसे ही ऊपर और नीचे, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, और जैसे ही कम होकर के वापस 1 atm पे आ जाएगा, पिस्टन फिर वहीं पे रुक जाएगा ऐसे, ठीक है। तो फिर देखो प्रेशर 1 atm पे आ गया। तो हम जब इसको हीट देंगे तो इसका जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पिस्टन को हिट करते रहेंगे,
और जैसे ही प्रेशर बढ़ने वाला होगा ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा और फिर प्रेशर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैलेंस होकर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। अगर जैसे ही यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, सबसे 1.5, जैसे ही 1.5 बढ़ने वाला होगा फट से पिस्टन कहाँ भाग जाएगा, ऊपर, और फिर ये 1.5 घटे कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये प्रेशर कांस्टेंट कैसे हो सकता है, तो उसको ऐसे बोलोगे कि इस पिस्टन को हमको फ्री छोड़ देना है, हमको फ्री छोड़ देना है, ये अपने आप ऊपर जाता रहेगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी गैस को हमको आइसोबारिक प्रोसेस से गुजारना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको एक वेसल में रख दो। ठीक है, उसको एक वेसल में रख दो और वेसल का जो पिस्टन है उस पर ऊपर से कोई फोर्स वगैरह मत लगाओ, और अगर तुम गैस को हीट देते हो तो वो पिस्टन अपने आप ऊपर जाता जाएगा और प्रेशर कांस्टेंट वो खुद ब खुद करता जाएगा। अगर तुम उसमें जाकर कुछ ऊपर से प्रेशर को कांस्टेंट करने की कोशिश करोगे तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सपेंशन होगा, और प्रेशर अगर 1 atm शुरू में था तो ये अंत तक 1 atm ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी गैस को हीट देंगे, उसके 1 मोल को इतनी हीट देंगे कि उसके 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो जाए, लेकिन उसका प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहा। प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा, समझ गए कि गैस लगातार क्या होगा, एक्सपेंड करता रहेगा, कॉन्टिन्यूस एक्सपेंड करता रहेगा, ताकि प्रेशर जो नीचे था अगर वो हल्का सा बढ़े तो मैनेज हो जाए। जैसे ही हल्का सा 1.5 बढ़ेगा ये भाग जाएगा ऊपर, और फिर वो 1.5 1 पे आ जाएगा, फिर ये 1.5 से फिर ये 1 से 1.2 हुआ, फिर ऊपर भाग जाएगा तो 1.2 फिर घट के 1 पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे ही ऊपर जाता जाएगा, ताकि प्रेशर को मेंटेन कर ले। जो भी यहाँ बढ़ोतरी होगी ये पिस्टन ऊपर खिसक करके उसको मैनेज कर लेगा और तुम्हारा प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर तुम पिस्टन को फ्री एक्सपेंड करने के लिए छोड़ दोगे अगेंस्ट एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट इसको फ्री एक्सपेंड करने के लिए, फैलने के लिए छोड़ दोगे, वही कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन होती है। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा, आइसोबारिक प्रोसेस कैसे कराओगे, तो ठीक है भाई, ये गैस को हम एटमॉस्फेयर में फ्री एक्सपेंड होने के लिए छोड़ देंगे। अगर हम कुछ हीट दें तो एक्सपेंड हो जाए। ठीक है, और वो एक्सपेंड क्यों होता है पता है, वो एक्सपेंड होता ही इसलिए है ताकि उसका प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर एक्सपेंड नहीं होगा, तुम सोचो तुम हीट दे रहे हो और एक्सपेंड नहीं हो रहा है तो उसका प्रेशर तो फिर गड़बड़ा जाएगा, प्रेशर उसका बढ़ जाएगा फिर। तो प्रेशर न बढ़ने पाए और यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहे, ये ज़रूरी है कि तुम हीट दो और उसमें क्या हो, फ्री एक्सपेंशन हो, ताकि हल्का सा यहाँ प्रेशर बढ़ा तो ये ऊपर जाकर के उसको, उस बढ़ोतरी को कम कर दे और प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट रहे। तो इस तरीके से अगर तुम गैस को हीट दो और उसके 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाए, तो जो भी तुम हीट दोगे वही कहलाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जिन बच्चों को ये जानना हो कि सर आइसोबारिक प्रोसेस बहुत पढ़ा है, अब ग्राफ पढ़ा है, क्वेश्चन किए हैं, समद्रव्य प्रक्रम की बात कर रहा हूँ, ये होता कैसे, तो होने का सिंपल तरीका तुमको बता दिया, दिस इज़ हाउ वी कंडक्ट एन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, चलो ये बता दिया मैंने कि कुछ बच्चों को ये पता, भाई सर बोल तो रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट, मगर प्रेशर कांस्टेंट होता कैसे है, ये किताब में भी लिखा है, सब लोग बोलते हैं क्या है, मगर कोई बताने वाला नहीं, होता कैसे है। दिस इज़ द वे अ गैस विल कीप इट्स प्रेशर कांस्टेंट, वो अपने आप कर लेगा। तुम उसको हीट दो और उसको फ्री एक्सपेंशन का अलाउ कर दो, आराम से प्रेशर कांस्टेंट है। हल्का सा यहाँ प्रेशर बढ़ा, ये जो पिस्टन है फट से भाग जाएगा ऊपर, और ऊपर भाग जाएगा, बैलेंस कर लेगा, प्रेशर कांस्टेंट। लो, हो गया आइसोबारिक प्रोसेस, कौन सा बड़ा काम है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेशर को कांस्टेंट रख कर अगर गैस के 1 मोल को हम इतनी हीट दें कि 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो जाए, बढ़ जाए, तो उस गिवन हीट को हम बच्चों कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP। इसका फॉर्मूला भी होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू N CP डेल्टा T। ठीक है, जो हीट हम देते हैं इस कंडीशन में
इस कंडीशन में जो हम हीट देते हैं उसको न इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करना अच्छे से, हम बहुत बार यूज़ करेंगे। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। यहाँ से अगर तुमको सी पी का डेफिनेशन निकालना हुआ तो डेल्टा क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी कह सकते हो। ठीक है, नाउ अगर इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई कर दो कि इफ़ एन इज इक्वल टू 1 मोल एंड डेल्टा इज इक्वल टू 1 केल्विन, अगर एन इज इक्वल टू 1 मोल रख दूँ, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 केल्विन रख दूँ, तो उस कंडीशन में सी पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू मुझको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं से बन गया डेफिनेशन कि किसी गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखकर, किसी गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखकर 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो भी हीट हम गैस को देंगे, जो भी हीट हम इस गैस को देंगे, याद करना काम क्या करना है, काम मत भूलना। 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करना है, ये हमारा काम है। ये काम कैसे करना है भैया, काम को प्रेशर को कांस्टेंट रख कर करना है। और ये होगा कैसे, तुमको समझा दिया, लेट इट एक्सपेंड फ्री, ये फ्री एक्सपेंड होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, दैट्स इट, ये कहानी है। ठीक है, तो 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज कराना हो प्रेशर को कांस्टेंट रख करके, तो जो भी हीट हम गैस को देते हैं उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। लो भाई ये डेल्टा क्यू तुम ले लो, यही तुम्हारा स्पेसिफिक हीट है। इसने 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ा दिया है प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, दैट इज़ योर सीपी, जो इसको ले जाओ। ये तुम्हारा सीपी का डेफिनेशन होता है, एकदम सिंपली इसको समझने का तरीका है ये। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो। तो हम चलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की तरफ। ठीक है, जल्दी। इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि जब हम गैस को हीट देते हैं तो उसके प्रेशर को कांस्टेंट होने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि उसका जो एक्सपेंशन है वो फ्री हो, एक्सपेंशन फ्रीली हो, उसको फ्री छोड़ दो। वो फ्री छोड़ दोगे तो अपने आप अंदर का ऊपर का प्रेशर वो हमेशा 1 atm बना करके चलेगा ना। अंदर का अगर हल्का सा बढ़ेगा भी ना तो वो फैल करके उसको कम कर लेगा। जैसे ही फैलेगा, अगर 1 से 1.5 हुआ नीचे अंदर, अगर 1 से 1.5 हुआ तो जैसे ही वो हल्का सा ऊपर जाएगा वो 1.5 से वापस 1 पे आ जाएगा। तो गैस फैल के एक्सपेंड करके अपने अंदर के प्रेशर को कांस्टेंट रख लेगा। ये इस तरीके से आइसोबारिक प्रोसेस हम लोग कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सीपी का डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स सीवी। बहुत बेसिक बातें है ना, अगर ये सब चीज़ों को समझते होगे तो थर्मोडायनेमिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डेफिनेशन ठीक है, मगर डेफिनेशन के अलावा हमको थोड़ा सा देखना होता है कि भाई वो चीज़ प्रैक्टिकल में कैसे कंडक्ट की जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दैट इज कॉल्ड सीवी। सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वही है बात, वही है। क्या वही है? एक सैंपल है, कंटेनर है, वेसल है, गैस भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है। कितनी भरी है सर? तो भरी है वही बच्चों, इट इज़ 1 मोल गैस इज फिल्ड। काम वही करना है। क्या करना है सर? 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करना है। ठीक है, ठीक है सर, क्या दिक्कत है? 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, हीट दीजिए उसको, हीट दीजिए। ऐसे नहीं, कंडीशन भी सुन लो। इसके अंदर जो 1 मोल गैस है उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाना है, राइज कराना है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। और वो कंडीशन ये है कि उस गैस का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दो। कैसे रखेंगे बताएंगे। जैसे बताया कि प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा, वैसे ही बताऊंगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे होगा, क्या उसके लिए करना होगा। ठीक है, तो
किसी गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर हम उसको इतनी हीट दें कि उसके 1 मोल के टेम्परेचर में 1 केल्विन की बढ़ोतरी हो जाए, तो वही जो हीट तुम दोगे वही बच्चों कहलाएगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। काम वही करना है, 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाना है, लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए तुमको ये काम कंप्लीट करना है। तो जो भी तुम हीट दोगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए, वॉट एवर यू विल गिव द हीट टू द गैस, दैट गिवन हीट विल बी कॉल्ड योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सब बात आपकी समझ में आ गई कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर वॉल्यूम को नहीं चेंज होने देना है और ये काम कराना है, तो जो हीट देंगे उससे भी होगा। लेकिन कैसे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कैसे? ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा बता दिए। कैसे होगा, गैस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्री एक्सपेंड होने के लिए छोड़ दो, हो गया सुपारी प्रोसेस। वो अपने आप एक्सपेंड होगा, प्रेशर को कांस्टेंट रख लेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो अपने आप मैनेज कर लेगा। बस उसको फ्री छोड़ दो कि फैलो, जाओ एक्सपेंड करो, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या करेंगे? आइसोकोरिक में ठीक इसका उल्टा, इसमें गैस को तुमको एक्सपेंड होने नहीं देना है, एकदम नहीं। तुम जैसे हीट दोगे ये वेसल गर्म हो जाएंगे, मॉलिक्यूल दीवारों को टक्कर मारेंगे, गर्म दीवार को टक्कर मारेंगे, वो भी गर्म हो जाएंगे, मॉलिक्यूल भी गर्म हो जाएंगे, एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। उस बड़ी एनर्जी से जब पिस्टन को टक टक ऐसे ऊपर मारेंगे तो पिस्टन भाई सब ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन अगर ऊपर बढ़ गया तो ये तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो हम करेंगे क्या, ऊपर से हम एक एक्सटर्नल प्रेशर को, फोर्स को, जो को ऊपर से एक लगा के रखे रहेंगे ताकि ये गैस ऊपर एक्सपेंड होने न पाए। कंप्रेस भी नहीं करना है, बस उसको एक्सपेंड होने से रोकना है ताकि उसका वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। बस समझिए। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे होगा, जब तुम उस गैस को एक्सपेंड होने से या कंप्रेस होने से रोक दो, ना वो फैल पाए ना वो कंप्रेस होने पाए, हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। और होगा कैसे, जब तुम किसी को गैस को हीट दोगे तो कैसे वो एक्सपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल एक्सपेंड करेगा। अरे भाई, मॉलिक्यूल जब इन गर्म दीवारों को टक्कर मारेंगे और वो खुद गर्म हो जाएंगे, और खुद गर्म होकर के जब पिस्टन को टक्कर मारेंगे तो भी ऊपर भागेगा। इसको ऊपर भागने से बचाने के लिए जाके बैठ जाओ, इसके ऊपर जाके पिस्टन के ऊपर बैठ जाओ, बस हो गया तुम्हारा प्रोसेस आइसोकोरिक। ठीक है, इसको ऐसे दबा के रखे रहो। उठो, देखते हैं कितना उठोगे, उठो, मारो उठो, दबा के बैठे हुए हो नहीं तुमको, हाँ दबाना भी नहीं है, बस इसको ऊपर इतना फोर्स लगाओ कि ऊपर ना जाने पाए। ऐसा नहीं कि दबा के नीचे कर, नीचे भी करो तो भी गड़बड़ है, बस ये कांस्टेंट है। तो दिस इज़ हाउ वी कंडक्ट एन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकते हैं। याद रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गैस कुछ वर्क नहीं करेगा। जो भी डेल्टा क्यू दोगे वो अपने पास रख लेगा। हम पहले ही कहें कि डेल्टा क्यू जब तुम किसी गैस को देते हो तो 2 जगह खर्च करता है, एक वर्क डन में और कुछ अपने पास मतलब इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो अपने पास रखेगा वही उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी। जो वर्क डन में खर्च कर दिया तो उससे तो तुम्हारा डेल्टा डब्ल्यू हो गया। जो अपने पास रख लेगा वही तुम्हारा डेल्टा यू है। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्क डन तो करना नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो किसी गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर, और वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट रखा मैंने बता दिया। इसको ऊपर फैलने मत दो, पकड़ के बैठे रहो, देखते हैं कितना ऊपर जाओ, बस पकड़ बैठ रहो। तो इस तरीके से वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दो और यहाँ से हीट देते रहो, ऊपर से ऐसे पकड़े रहो और यहाँ से हीट देते रहो। चलो पकड़ें, हीट दे रहे हैं, मगर इसको हम पकड़ें ताकि ये ऊपर जाने ना पाए, और हीट दे रहे और तब तक देंगे जब तक इसके 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन न बढ़ जाए। दिस इज़ हाउ वी विल कीप वॉल्यूम कांस्टेंट। और जो तुम डेल्टा क्यू दोगे इस कंडीशन में, जो उसके 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ा दे, वही कहलाएगा उसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट
वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी तुम सब नोट कर लो। डेल्टा क्यू इज़ एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, ये उस हीट का फॉर्मूला होगा जो हम किसी गैस को देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सी वी की डेफिनेशन निकालना चाहूँ तो सी वी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ सेम थिंग, इफ़ एन इज़ इक्वल टू 1 मोल एंड डेल्टा टी इज़ 1 केल्विन, तो जाहिर सी बात है अगर ये भी 1 ये भी 1 तो सी वी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा। बन गया इस डेफिनेशन कि किसी गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके, आयतन को नियत रख करके उसके 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन ही बढ़ाने के लिए, सिर्फ 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, राइज करने के लिए जो भी हीट हम देते हैं, जो भी हीट हम देंगे उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों में काम एक ही करना है, 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाना है दोनों में, लेकिन एक जगह प्रेशर को कांस्टेंट रख कर ये काम करना है और एक जगह वॉल्यूम को कांस्टेंट रख कर के ये काम करना है। और ये काम कैसे होगा तुमको बता दिया, प्रेशर कैसे कांस्टेंट रख करके ये काम करेंगे, वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट रख करके ये काम करेंगे, तुमको मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होता है, ये एक्चुअल में एकदम प्योर कॉन्सेप्ट तुमको बताया है सीपी और सीवी का, कि सीपी होता क्या है, सीवी कैसे होता है और ये कैसे हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, तो इसको भी कॉपी करो तो फिर हम लोग आगे चलते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है, जल्दी। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। काम वही करना है कि वन मोल को इतनी हीट दो कि उसका टेम्परेचर में 1 केल्विन का राइज हो जाए, बट मेक श्योर कि वॉल्यूम में उसके बढ़ोतरी ना होने पाए। तो कैसे करेंगे, ऊपर से प्रेशर लगा कर रखेंगे, ऊपर से फोर्स लगा कर रखेंगे कि तुमको उठने नहीं देंगे हम। हाँ, उसको इतना फोर्स नहीं लगाना है कि नीचे भी आ जाए, जहाँ था वहाँ पे मेंटेन रखेंगे ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और प्रेशर कांस्टेंट रखना होगा तो उसको फ्री छोड़ देंगे, जाओ फ्री हो जाओ, जितना फैलना है फैलो। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ठीक आइसोबारिक प्रोसेस तुम पढ़े हो, आइसोबारिक प्रोसेस तुम पढ़े हो, सीपी तुम पढ़े हो, तो ये कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम ये होता कैसे करते हैं, तुम उसको समझा सकते हो। और खुद को, किसी और को क्या यार, खुद को समझाना होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट तुमको सीखना है तो खुद को समझाओ कि ये चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, तो ये हो गया सीपी और सीवी का कॉन्सेप्ट। अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग रिलेशन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली आगे में जो हम लोग को पढ़ना है वो जो भी हम लोग इसके पहले पढ़े थे, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक गैसेस पढ़े थे, हमें इन गैसेस के लिए सीपी सीवी की वैल्यूज़ पढ़नी है और उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सीपी सीवी की अगर वैल्यूज़ पढ़नी है तो सीपी सी वैल्यूज़ हमको रटना तो नहीं है, हमको समझना है। तो क्यों ना हमको सीपी सीवी जब पढ़ना है गैसेस के लिए, अलग अलग गैसेस का सीपी सीवी क्या होता है हमको पढ़ना है, तो क्यों ना पहले सीपी सीवी का कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनमें रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी और सीवी में रिलेशन थोड़ा पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, पहले कांस्टेंट प्रेशर पर हम गैस को हीट देंगे और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो एक जगह सीपी मिल जाएगा, एक जगह सीवी मिल जाएगा, फिर देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हम कह सकते हैं यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब जो कि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है
तो डेल्टा क्यू को हम बोल सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी, बोल सकते हैं डेल्टा क्यू को। अभी तुमको फॉर्मूले में पढ़ा कि प्रेशर कांस्टेंट हो तो डेल्टा क्यू को एन सी पी डेल्टा टी बोल सकते हैं। डेल्टा यू को भी छोड़ दो, चेंजिंग इंटरनल एनर्जी को, कि आइसोबारिक अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट देते हैं वो दो जगह खर्च होती है। ठीक है, हम पहले कह चुके कि जो हीट हम किसी गैस को देंगे वो दो जगह खर्च होती है। ठीक है, एक कहाँ खर्च होती है उसकी, ओके, तो एक कहाँ खर्च होती है सर, इंटरनल एनर्जी में खर्च होती है, और दूसरी कहाँ खर्च होती है, दूसरी वर्क डन में खर्च होती है। हम लोग को अच्छे से पता है कि हर प्रोसेस में गिवन हीट कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, तो और आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। ठीक है, तो एन सी पी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अच्छा लोग डेल्टा पी वी को हम लोग एन आर डेल्टा टी भी कहते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार यूज़ भी कर चुके हैं आइसोबारिक प्रोसेस में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फॉर एट कांस्टेंट प्रेशर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैंने यूज़ किया है। ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसको यूज़ करूँ, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू यूज़ करूँ, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा क्यू की वैल्यू में क्या लिखा था, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा यू छोड़ दो, और भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो। भाई कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन ऐसे ही ज़ीरो होगा तुम्हारा। तो यू गॉट एन सी वी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तुम देखो मैं कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, अब इस डेल्टा यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इस डेल्टा यू को जो आइसोकोरिक प्रोसेस में है क्या यहाँ यूज़ कर सकते हैं डेल्टा यू में, क्यों कर सकते हैं सर, या आइसोबारिक प्रोसेस में आइसोकोरिक में क्यों कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही काम तो करना है भाई। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन काम तो एक ही है, 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है यहाँ भी, और 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है यहाँ भी, यहाँ ही मतलब कांस्टेंट प्रेशर में भी कांस्टेंट वॉल्यूम भी, तो दोनों में काम तो एक ही करना है। कांस्टेंट प्रेशर में भी 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम में भी 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है। तो जब दोनों जगह काम एक ही करना है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी दोनों में सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी दो चीज़ पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ मोल और टेम्परेचर। तो यहाँ भी 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ भी 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन कांस्टेंट प्रेशर। तो जो डेल्टा यू इसमें होगा वही डेल्टा यू यहाँ भी होगा, तो हम लोग इस डेल्टा यू को इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यार, कुछ सिंपल सी बात है भाई, जो काम यहाँ हो रहा है वही काम वहाँ भी तो हो रहा है। यहाँ भी अपने 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाया है, यहाँ भी अपने 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाया है। तो गैस ने तो अपना टेम्परेचर 1 ही केल्विन बढ़ाया है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। और हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी दो ही चीज़ पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ मोल और टेम्परेचर, और जो दोनों जगह सेम है। तो जब नंबर ऑफ़ मोल दोनों जगह सेम है, टेम्परेचर दोनों जगह में सेम बढ़ोतरी हो रही है, तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज दोनों जगह सेम क्यों ना हो, बिल्कुल सेम होगा। तो इस डेल्टा यू को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को अगर यूज़ किया तो क्या होगा बताओ, एन सी पी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, डेल्टा यू के बदले हम लोग ये पुट कर सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। तो देखो एन डेल्टा टी कॉमन लेकर काट दिया, तो क्या मिला हमको, सी पी इज़ इक्वल टू सी वी प्लस आर, या सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर। यही फॉर्मूला होता है बिटवीन सी पी एंड सी वी
और इस फॉर्मूले को हम एक नाम से पुकारते भी बच्चों, शायद तुम लोग को नाम वो पता भी होगा। इस फॉर्मूले को मेरा बोला जाता है मेयर्स फार्मूला। तो ये मेयर्स फार्मूला कहलाता है Cp - Cv = R गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ये भी क्लियर है कि इट इम्प्लाइज दैट कि Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। जो Cp है वो Cv से हमेशा ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? = गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बिटवीन Cp एंड Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp - Cv = R, दैट इज़ गैस कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह से हम लोग यूज़ भी करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो जल्दी से इस मेयर्स फार्मूले को नोट कर आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट। देखिए इसमें हम लोग ये Cp और Cv के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो इस फॉर्मूले का बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग मेयर्स फार्मूला। ठीक है, तो मेयर्स फार्मूले पे एक बात का ध्यान रहे कि हम लोग इस बात को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि जो Cp की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट कहना वो Cv से अधिक होती है। और कितनी अधिक होती है? = R। Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। जल्दी इस फॉर्मूले को नोट कर लो। सबने कर लिया बच्चों? ठीक है, तो अब देखो हमको ये पता चल गया कि Cp Cv से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? डिफरेंस = R। अब ये क्यों ऐसा होता है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जितना अच्छे से ये क्लास आज का समझोगे बिटवीन Cp एंड Cv, उतना अच्छे से तुमको ये बात समझ में आएगी। चलो, तो Cp और Cv हम समझ चुके हैं। Cp क्या होता है, Cv क्या होता है। Cp Cv से बड़ा भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि why Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। ठीक है, बड़ा होता है। देख लिया हमने फॉर्मूला कि Cp - Cv = R गैस कांस्टेंट होता है। क्यों? क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है? क्यों Cp की वैल्यू Cv से बड़ी होती है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और Cp क्या है समझ गए कि कांस्टेंट प्रेशर पर 1 मोल को इतनी हीट दो कि इसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो जाए, वो Cp हो गया। 1 मोल को कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 मोल को इतना टेम्परेचर दो कि उसका उतना हीट दो कि टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो जाए, वो Cv हो गया। तो दोनों में सेम काम करना है। 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो Cp ज़्यादा क्यों है Cv से? Cv कम क्यों है? दोनों में काम एक ही करना है कि भैया 1 मोल गैस आपके पास है, उसको इतनी हीट दो कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाए। बस एक बार प्रेशर कांस्टेंट हो, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो जब दोनों में काम एक ही करना है तो क्यों Cp की वैल्यू Cv से बड़ी आ रही है? मतलब इस केस में ज़्यादा हीट खर्च करनी पड़ेगी, इस केस में कम करनी पड़ेगी, ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों होता है। बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर समझ में आ जाए कि ऐसा होता क्यों है। देखो, सपोज दैट कि एक वेसल है और इस वेसल में एक गैस भरी हुई है। ठीक है,
हम पहले CV की बात करते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया है कि इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिए हो और इसके 1 मोल को टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कराना है। तो जो भी हीट यहाँ से हम देते हैं डेल्टा क्यू, वही डेल्टा क्यू हमारा क्या होता है CV, वही डेल्टा क्यू हमारा क्या होता है CV, ठीक है। और वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे होगा बता दिया हूँ मैं कि ऊपर से यहाँ पर से प्रेशर लगा के रखे रहो ताकि ये ऊपर भागने ना पाए और ना नीचे जाने पाए। इतना भी ज़्यादा मत लगाओ कि वो नीचे आ जाए, बस उसको ऊपर जाए से पकड़ के रखो ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो कोई वर्क नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब सुनो, अब ध्यान से कहानी सुनना। हम लोग जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो मैं तुमको बात कहा था, बस एक बात ध्यान रखना कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। जब किसी गैस को हीट देते हैं तो वो गैस उस हीट को कैसे यूज़ करता है, यही फर्स्ट लॉ बताता है कि उस हीट का वो क्या क्या करेगा। और वो क्या करेगा, कैसे यूज़ करेगा, ये डिपेंड करता है प्रोसेस पे। तो किसी गैस को हीट दिए, ये हीट वो 2 जगह खर्च कर सकता है, बता चुका हूँ। तीसरा जगह नहीं होता है, केवल 2 ही होता है। या तो इसका कुछ हिस्सा वर्क डन में खर्च करेगा और दूसरा हिस्सा अपने पास रख लेगा। जो अपने पास रखता है वही क्या होता है इंटरनल एनर्जी, भाई रख लेगा वही इंटरनल एनर्जी। और जो वर्क डन में खर्च कर दिया वो डेल्टा W हो गया। और तीसरे जगह कहीं इस डेल्टा Q को खर्च वर्च नहीं करेगा, या तो वर्क डन या तो अपने पास डेल्टा U, वर्क डन डेल्टा W। लेकिन तुम इसको वर्क डन करने नहीं दे रहे हो, दबा के बैठे हो, नहीं बढ़ने देंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं बढ़ने देंगे। तो जब तुम डेल्टा Q इसको दोगे और वर्क डन तुम करने नहीं दे रहे हो तो ये डेल्टा Q क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। भाई वर्क डन या अपने पास, 2 में से एक होगा या दोनों होगा। लेकिन जो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, फैल सकता नहीं है, वर्क डन कर नहीं पाएगा। तुम हीट दिए जा रहे हो और वर्क डन नहीं कर पा रहा है, तो सब का सिर्फ अपने पास रख लेगा। यानी कि पूरी हीट किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी में जाएगी, क्योंकि वर्क डन तुम उसको करने दे कहाँ रहे हो, पकड़ के तो बैठे हो ऊपर। तो पूरा तुम हीट दोगे, अपने पास रख लेगा और 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन फट से बढ़ जाएगा। तो मान लो हमको 2 जूल एनर्जी देनी पड़ी, एग्जाम्पल के तौर पे हमको 2 जूल एनर्जी देनी पड़ी और 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ गया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। यानी कि जो CV की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 जूल आ गई, ठीक है। वही डेल्टा Q तो CV होता है। 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट हम देते हैं वही हीट क्या होगा, CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV कितना आ गया, 2 जूल। यही डिफरेंस पड़ेगा ना कि मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो भी हीट देते हैं वही हीट तो CV होता है। तो CV कितना आ गया, 2 जूल। क्लियर है। लेकिन याद रखना ये जो 2 जूल तुम दिए हो ये सिर्फ और सिर्फ किस में गया है, इंटरनल एनर्जी में गया है। वर्क डन यहाँ पे नहीं हुआ है। जो तुम दिए सब रख लिया अपने पास, क्योंकि तुम उसको वर्क डन करने दे ही नहीं रहे हो, पकड़ के बैठे हो उसको। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में तुम जो भी हीट दोगे वो पूरा किस में खर्च होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने में खर्च हो जाएगा। तो 2 जूल लगा बढ़ाने में, तो हमने कहा CV का वैल्यू 2 जूल है एज पर द डेफिनेशन, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस में। वही केस एज्यूम करो, और अब मान लो बच्चों यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है। प्रेशर को कांस्टेंट रख के हमको वही काम करना है। और प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा बता दिया हूँ। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे होगा, पकड़ के बैठ जाओ। प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा अभी बताया हूँ। कांस्टेंट कैसे होगा, इसको फ्री छोड़ दो, फैलने दो। ये फैलेगा तभी प्रेशर कांस्टेंट होगा।
जब तुम ऐसे हीट दोगे तो इसको फैलने दो, फ्री कर दो, ये फ्री हो जाएगा तो अपने आप प्रेशर को मैनेज कर लेगा। इसका ठीक उल्टा, इसको फैलने नहीं देना है ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, इसको फ्रीली फैलने देना है ताकि प्रेशर कांस्टेंट, एकदम रिवर्स है। तो अब इसके 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो हमने इसको हीट दिया और हमें कुछ पता होता नहीं है, हमने बस ये देखा कि यार यहाँ पे 2 जूल से हमारा काम हो गया है। हमें कुछ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता है, हम एकदम जो नॉर्मल सी बात यहाँ देखे वहाँ फॉलो करेंगे। हमने ये देखा कि यार 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हमने 2 जूल यहाँ दिया, चलो वहाँ भी देते हैं। जब मैंने यहाँ पे 2 जूल दिया, जैसे यहाँ पे दिया था, और हमारा काम हो गया, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने 2 जूल दिया कि देखते हैं कि 2 जूल से 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन यहाँ तो बढ़ गया था, ज़रा वहाँ बढ़ता है कि नहीं। मैंने 2 जूल दिया ये सोच करके कि जैसे यहाँ हुआ था वहाँ भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पे 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन नहीं बढ़ा। मैंने 2 जूल दिया, जो यहाँ काम किया था वही काम यहाँ भी करूँ, मगर ये 2 जूल 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन नहीं बढ़ा पाया। मालूम है क्यों? वो सिंपल समझ है। प्रेशर कांस्टेंट में जो हम हीट देते हैं वो 2 जगह खर्च होती है, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हम हीट देते हैं वो सिर्फ किस में खर्च होती है? डेल्टा यू में। जब मैंने 2 जूल इसको दिया, ठीक है, तो 2 जूल में से इंटरनल एनर्जी 1 जूल रखा और वर्क डन भी 1 जूल रखा। तो क्या 1 जूल से इसका 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ेगा क्या? उसके लिए कितना चाहिए? 2 जूल चाहिए। हमने 2 दिया तो है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पूरा 2 किस में चला गया? गैस के पास चला गया। इस वाले 2 में से पूरा गैस के पास नहीं गया, गैस के पास केवल 1 गया और बाकी 1 किस में खर्च कर दिया? वर्क डन में खर्च कर दिया। हम दिए तो 2 जूल हैं, लेकिन ये पूरा 2 जूल क्या अपने पास रख पाएगा क्या? अगर अपने पास रखता तो उसका काम हो जाता। क्या काम हो जाता? 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाता। लेकिन हमारे 2 जूल में से ये 1 ही जूल अपने पास रख पाया और 1 जूल वर्क डन में खर्च कर दिया। क्या इस 1 जूल से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? इसका टेम्परेचर इससे बढ़ेगा कि इससे बढ़ेगा, ये बताओ। जो तुम गैस को देते हो वो गैस जो अपने पास रखता है उससे गैस का टेम्परेचर बढ़ता है कि जो गैस वर्क डन करता है उससे टेम्परेचर बढ़ता है? पहले ये बताओ। सर जाहिर सी बात है, जो गैस अपने पास रखेगा उससे टेम्परेचर बढ़ेगा ना। जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं हीट दे रहा हूँ, तो जो ये अपने पास रखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वही ना इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा 1 जूल गैस के पास है और कौन उसने खर्च कर दिया? तुम कहोगे सर ये तो 1 जूल खर्च कर दिया, ये 1 जूल रख लिया, तो 1 जूल से क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। फिर हमने क्या किया? प्लस 2 जूल और मतलब हमने 4 जूल दिया। जस्ट मिनट। तो हमने क्या किया कि इसको 4 जूल दे दिया। अब क्या हुआ? जब मैं इसको 4 जूल दिया तो इस 4 जूल में से अब ये 2 जूल अपने पास रख लिया और 2 जूल वर्क डन में खर्च कर दिया। अब इस 2 जूल से इसके 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों में फ़र्क है। इसको 2 जूल एब्जॉर्ब करना है, इसको 2 जूल अपने पास रखना है। तो 2 जूल अपने पास रखने के लिए तुमको देना कितना पड़ेगा? 4 जूल। तुम जब 4 जूल दोगे तो वो 2 जूल रखेगा, और यहाँ पर तुम 2 जूल दोगे 2 जूल रख लेगा, ठीक है। और जो रखेगा वहीं से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहने की मतलब ये है कि जब तुम यहाँ गैस को हीट देते हो तो उस हीट को 2 काम करना है। एक तो गैस को एब्जॉर्ब भी करना है और वर्क डन भी करना है।
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल और केवल उसको एब्जॉर्ब करना है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि तुम जब उसको 4 जूल हीट एनर्जी दोगे तो उस 4 में से वो 2 अपने पास रखेगा और 2 वर्क डन में खर्च कर देगा, और इस 2 से इसके 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाएगा। तो उतना ही काम करने के लिए यहाँ पे हीट कितना देना हुआ, 2 जूल, और उतना ही काम करने के लिए यहाँ पे हीट कितना देना हुआ, 4 जूल। और यही तुम्हारा क्या है, सीपी, यही तुम्हारा सीपी है। तो काम वही करना है, मगर वहाँ 4 जूल देना पड़ रहा है और यहाँ 2 जूल देना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से बड़ी होगी, क्योंकि हमको 2 जूल इसको चाहिए, लेकिन इस 2 जूल को देने के लिए गैस 2 जूल एब्जॉर्ब करे। देखो 2 चीज़ होती है, एक होता है गैस को हीट एनर्जी देना और वो एब्जॉर्ब करना। मैंने हीट एनर्जी कितना दिया, 4 जूल, मगर वो एब्जॉर्ब कितना किया, 2 जूल। और यहाँ पर क्या था कि जो मैंने 2 जूल दिया वो सब का सब एब्जॉर्ब कर लिया। बस इतना ही सा फ़र्क है कि ये 2 जूल एब्जॉर्ब करे, इसके लिए तुमको 4 जूल देना पड़ेगा। तुमको सर एक्स्ट्रा 2 क्यों देना पड़ेगा, वो वर्क डन में जाएगा, एक्स्ट्रा 2। याद करना, इसके 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन 4 जूल नहीं बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा यही वाला 2 जूल बढ़ाएगा। लेकिन इस 2 जूल के साथ साथ ये वाला 2 जूल एक्स्ट्रा तुमको देना पड़ेगा वर्क डन में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 जूल दोगे, वर्क डन तो करना ही नहीं है, तो जो तुम लिए एब्जॉर्ब कर लिया, काम हो गया। और यहाँ 4 जूल दोगे तब वो काम होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 जूल है, यही एक्स्ट्रा 2 जूल सीपी की वैल्यू को सीवी की वैल्यू से बढ़ा देता है। दैट्स वाई सीपी इज़ ग्रेटर देन सीवी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बहुत मैंने बारीकियों से कोशिश किया तुमको समझाने का, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए कि सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, कि यहाँ तुम 2 जूल दिए, टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ भी तुम 2 जूल दोगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन इस 2 जूल के साथ अलग से तुमको 2 जूल वर्क डन में भी देना पड़ेगा। यानी ये 2 जूल जो आएगा, इस 2 जूल को एक्स्ट्रा ले करके आएगा। यानी कि ये 2 जूल एब्जॉर्ब तभी करेगा जब तुम यहाँ से कितना दोगे, 4 जूल। तो 4 जूल तुमने दिया, 2 अपने पास रखा और 2 वर्क डन में खर्च कर दिया। तो यही जो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है, इसमें वर्क डन करना है क्या, नहीं करना है ना, इसमें तो करना है। तो जो एक्स्ट्रा वर्क डन में खर्चा होगा, वही उसी वजह से सीपी सीवी से बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये तुमको एग्जाम्पल समझाया मैंने, एग्जैक्ट मत समझना कि आर की वैल्यू 2 होती है, डिफरेंस दोनों का है ना। तो इसलिए सीपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन योर सीवी। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई है। चलो, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों होता है कि सीपी इज़ ग्रेटर देन सीवी। और इसको नोट करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, बस समझते रहो। कॉन्सेप्चुअल बात थी ये, समझिए हो तो बिल्कुल आसान सी बात है भाई, सीपी इज़ ग्रेटर देन सीवी। अब कुछ हम लोग सीपी सीवी की वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश हमें लगता है कि मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिए हैं तुमको समझाने के लिए, वो सब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं भी आया हो तो एक बार और इसको देखना, एक बार और अच्छे से देख लोगे, बातों को सुन लोगे, तो वर्ड्स पे ध्यान देना। जो मैं वर्ड्स यूज़ करता हूँ समझाने के लिए, उन वर्ड्स को पकड़ा करो, वही वर्ड्स अपने आप में सब कुछ होते हैं। ठीक है, अब क्या, सीपी सीवी पढ़ा दिया तुमको मैंने। सीपी सीवी हो गया, सीपी सीवी में रिलेशन हो गया, मेयर्स लॉ हो गया। सीपी सीवी से बड़ा होता है, ये भी हो गया। ठीक है, क्यों होता है, वहाँ पे वर्क डन नहीं करना होता है, इससे कम में काम हो गया। यहाँ वर्क डन करना है, ज़्यादा में काम होगा। सीपी की बात कर रहा हूँ। अब कुछ वैल्यूज़ होती है सीपी सीवी की, जो हम लोगों को याद होना चाहिए मोनोटॉमिक डायटोमिक गैसेस के लिए। ये हमारे जो मैं अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करूँगा तो वहाँ पे ये
वैल्यूज़ हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक चार्ट है थोड़ा छोटा सा, सब लोग इसको नोट कर लेंगे मेरे साथ। CV यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ CP, और ये होता है गामा। गामा तुम सब जानते हो क्या होता है, CP/CV, ठीक है। और ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और सबसे पहले बात करता हूँ मैं तुम लोगों के लिए फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए बच्चों CV की वैल्यू याद रखना, ये सब फैक्ट्स हैं, वैल्यू याद होना चाहिए। 3/2R। CP की वैल्यू होती है 5/2R। तुमको याद हो मैंने कहा था ना कि गामा किस पे डिपेंड करता है, ऑन द एटमॉस्फेरिक ऑफ गैस, ठीक है। क्योंकि गामा इज इक्वल टू CP/CV। अब CP/CV करेंगे, देखते चलना कितना आता है। तो गामा की वैल्यू अगर निकालोगे CP/CV, तो CV/CV करोगे R/2 कैंसिल्ड आउट। गामा कितना आएगा बच्चों, 5/3। याद रखना मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं। और मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑन डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस में 2 केस होती है। पहला केस मान लो व्हेन नो वाइब्रेशन, बताया था ना वाइब्रेशन कि जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स हैं वो वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में वैल्यू क्या होगी। तो CV इस केस में होता है बच्चों 5/2R, और यहाँ होता है 7/2R CP। और गामा निकालोगे तो CP/CV करोगे तो 7/5 आएगा, विच इज़ 1.4। ये तुम्हारा 1.67 के आसपास आएगा, ठीक है। और डायटोमिक गैस विदाउट वाइब्रेशन डिग्री फ्रीडम कितना बताया था मैंने, 5, याद आ रहा है। 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, X Y Z में ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है इसका, 5, ठीक है। और एनर्जी पता है हमको, यहाँ कितनी एनर्जी होती है। एनर्जी की बात करोगे तो 3/2 kT, यहाँ मैंने क्या बताया था 5/2 kT, जहाँ K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और K की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, जिनको नहीं पता 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो जिन बच्चों को नहीं पता उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो पता है 3/2 kT 5/2 kT होता है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाउ अगेन डाइएटॉमिक गैस विथ वाइब्रेशन के साथ। तो वाइब्रेशन के साथ होगा तो CV बच्चों यहाँ पर पे 7/2R, यहाँ पे 9/2R। गामा निकालोगे CP/CV करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/7, अप्रॉक्सीमेटली 1.29। और यहाँ डिग्री फ्रीडम क्या होती है, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल और 1 पोटेंशियल। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 7। और यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था सर, 7/2 kT, ठीक है। तो ये मोनो एटॉमिक डायटोमिक गैसेस के लिए CV, CP और गामा की वैल्यू है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और हमको यहाँ तुम बतानी पड़ेगी, इस गामा और F में एक रिलेशन भी होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। और फॉर्मूला ये होता है, यहाँ इधर आओ, गामा इज इक्वल टू F+2/F। ठीक है।
तो ये बच्चों याद रखना कि गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये रिलेशन होता है। इससे हमको अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी गैस का पता है तो वहाँ से हम गामा निकाल सकते हैं, और गामा किसी गैस का पता है तो वहाँ हम उससे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान सुनो, डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा ये दोनों ही डिपेंड करते हैं गैस के एटमॉस्फेरिटी पर। उसके हिसाब से डिसाइड होता है एफ़ की वैल्यू और गामा की वैल्यू। ये हम लोग इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे और यहाँ भी इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ताकि हमको कहीं यूज़ करना हुआ मोनो डाई के लिए इसको यूज़ हम कर सकें। ठीक है, तो इसको कॉपी करो तो हम लोग आगे चलते हैं फिर। चलो अगर बच्चों की जो के है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो इसकी वैल्यू ऊपर मैं लिख दी 1.38 10⁻23 जूल पर केल्विन। और गामा और एफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको भूलना नहीं। और ये तीनों के लिए मोनो डाई और विथ और विदाउट के लिए सीवी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू और गामा की वैल्यू, ये तीनों अच्छे से याद रखना। आगे के क्लासेस में हम लोगों को इसको यूज़ करना होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन गामा एंड एफ। तो उम्मीद करूँगा भूलना इसको नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं। और अब वी हैव रेड डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ चुके हैं, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके, सीवी सीपी पढ़ चुके, सीपी सीवी में रिलेशन पढ़ चुके, सीपी सीवी से बड़ा होता है क्यों होता है ये पढ़ चुके, क्योंकि वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना होता है। ठीक है, बस ऐसे याद रखो, सीवी में कुछ वर्क नहीं करना है, पूरा पूरा हीट कौन लेगा? गैस। सीपी में क्या होगा? कुछ गैस भी लेगा और कुछ वर्क डन में भी खर्च हो जाता है, इसलिए सीपी ज़्यादा होगा, सीवी कम होगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग है ना। उसको मैंने बहुत डिटेल में एग्जांपल लेके समझा दिया, वो अलग बात है, मगर है वो सिंपल चीज़। ठीक है, जो ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, इससे मैंने ऐसा एग्जांपल लिया तुमको समझाने के लिए। तो ठीक है, आज मैं स्टॉप करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग मिलेंगे तो जो हमारा 2 प्रीवियस लेक्चर है डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये वाला, इस पर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट इंजन। ठीक है, तो ये हमारा आगे का शेड्यूल रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।